बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 दैट इज़ योर फंडामेंटल प्रोसेस। CSIR सिलेबस में जो यूनिट नंबर 3 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है फंडामेंटल प्रोसेस। तो फंडामेंटल प्रोसेस में वी स्टार्टेड अबाउट द रेप्लिकेशन इन द लास्ट लेक्चर एंड हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं उन सारे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, रेप्लिकेशन एंजाइम्स के बारे में। और सारे एंजाइम्स को मिलाकर जो भी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको मिलाकर बोला जाता है रेप्लिजोम। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर बैक्टीरियल सिस्टम में यानी प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे बाई डायरेक्शन रेप्लिकेशन होगा तो आपका बनेगा थीटा स्ट्रक्चर राइट। और अगर यूकैरियोट्स में अगर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा दैट इज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डीएनए इन यूकैरियोट, तो वहाँ पे आपका बनेगा कैसा, आई शेप्ड। ठीक है, ये आपका बनेगा प्रोकैरियोट्स में और ये बनता है आपका यूकैरियोट्स में। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका डीएनए था लीनियर और यहाँ पे था आपका डीएनए सर्कुलर, राइट। तो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, वो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बना हुआ आता है, ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पे बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, थीटा स्ट्रक्चर। और ये बनता है आपका जब आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के लीनियर डीएनए में जब बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा होता है ना। आपको पता है कि आपका डीएनए ऐसे खुल जाता है बीच में से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बना के दिखाया था। ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। तो देखो यहाँ पे आपको एक आई शेप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज योर आई शेप। और कहाँ पे बनता है, जब बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है आपके यूकैरियोट्स में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको शेप बनाकर नहीं दिखाया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको वो चीज़ दिखा दी। चलिए अब आगे चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है आपका रेप्लिकेशन एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो रेप्लिकेशन एंजाइम्स के बारे में मैं सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक जल्दी से एक डायग्राम की हेल्प से कि कौन सा एंजाइम कब आता है और कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो मान लीजिए कि आपका ये है एक डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा होता है एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले आपका डीएनए की होती है क्या, अनवाइंडिंग, है ना। डीएनए की होती है अनवाइंडिंग। ठीक है, अनवाइंडिंग होती है। ठीक, जब अनवाइंडिंग होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो हेलिकेज है, हेलिकेज आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो मान लो ये आपका है हेलिकेज। वो क्या करता है, आपका डीएनए को आगे की तरफ ओपन करता हुआ चला जाता है। ये है आपका हेलिकेज। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको डीएनए के, आपके डीएनए को आगे की तरफ खोलता हुआ जाएगा, मतलब ओपन करता हुआ जाएगा, है ना, अनवाइंड करेगा। हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए। ठीक है, और जब ये डीएनए को खोलता है ना तो क्या होता है कि आगे की तरफ, मतलब आपका इस तरफ खोलता हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, आगे की तरफ जो डीएनए, जो फॉरवर्ड डीएनए है, मतलब फॉरवर्ड डीएनए, आगे की तरफ जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब उसमें जो हो गई ना सुपर कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना, जब आप किसी रस्सी को, आप मान लीजिए को आपके हाथ में कोई रोप है, रस्सी है, ठीक है, आप उसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ से, जैसे मान लो आपका कोई ये नॉर्मल रोप है जो कि बंधा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, अब जब आप उसको उसको खींचेंगे यहाँ से दोनों एंड्स को पकड़ के, तो क्या होगा कि आपका ये कुछ कस जाएगा ऐसे करके, ऐसे, समझ रहे हो, कस जाएगा यहाँ से, टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि जब हेलिकेज आगे की तरफ डीएनए को अनवाइंड करता हो जाता है तो जो आगे का जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है, उसमें जो होती है वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है।
पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है, मतलब डीएनए और ज़्यादा वाइंड हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसका डीएनए का बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप क्या, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो हेलिकेज क्या कर रहा है एक तरीके से, हेलिकेज आपका डीएनए को अनवाइंड कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इंड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग डीएनए में हो रही है, इसको आप बोल सकते हो, इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को आप बोलते हो टोपो आइसोमरेज इफेक्ट। ठीक है, ये जो डीएनए और कसता चला जा रहा है, मतलब डीएनए में और ज़्यादा बाइंडिंग होती चली जा रही है, ठीक है, और टाइट होता जा रहा है डीएनए आगे की तरफ, उसको आप बोलते हो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, और उस इफेक्ट को बोलते हो टोपो आइसोमरेज इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आता है आपका एक और एंजाइम, ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या, उसको यहाँ पे आगे की तरफ आपका एक दूसरा एंजाइम आ जाता है, ऐड हो जाता है, और वो क्या करता है कि ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुई है ना, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है, इस एंजाइम का नाम होता है आपका डीएनए टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो ये डीएनए टोपो आइसोमरेज क्या करता है, डीएनए टोपो आइसोमरेज का काम होता है, डीएनए टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को इनटू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो डीएनए जो बहुत ज़्यादा बाइंड अप हो गया है और ज़्यादा बाइंड हो गया है, टाइट हो गया है, उसको रिलैक्स करता है। तो डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या कर रहा है एक तरीके से, रिलैक्सिंग द डीएनए, डीएनए को और रिलैक्स कर रहा है, मतलब उसमें क्या इंड्यूस कर रहा है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, वापस खोल रहा है डीएनए को। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज ने क्या किया था, डीएनए को टाइटली बाउंड कर दिया था, ठीक है, इंड्यूस कर दिया था पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, लेकिन डीएनए टोपोआइसोमरेज ने क्या किया कि उस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव सुपर कॉइलिंग वापस, मतलब डीएनए को वापस रिलैक्स कर दिया। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करता चला जाता है, और आगे जो डीएनए टोपोआइसोमरेज चल रहा है हेलिकेज के आगे आगे, वो वापस डीएनए को रिलैक्स करता हुआ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनके बारे में भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एंजाइम हो गए, फिर यहाँ पे आपका आता है एक एंजाइम, तो और जैसे ही क्या होता है कि जैसे ये डीएनए अनवाइंड होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ऐड हो जाते हैं आपके आके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ये जो दो स्ट्रैंड्स आपके खुले हैं ना, इन स्ट्रैंड्स पे आपके सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी बोलते हैं जिसको, एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाते हैं, जो क्या करते हैं कि इन दोनों सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करते हैं और वापस ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए, बाइंड ना हो जाए इसको, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रिवेंट्स द रीबाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंजाइम के पास। तो नेक्स्ट एंजाइम आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, तो प्राइमेज एंजाइम क्या क्या करता है, प्राइमेज एंजाइम आपका ऐड करता है प्राइमर। ये है मान लो आपका प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज, ठीक है, वो क्या कर देगा आपका यहाँ पे एक प्राइमर ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका आरएनए प्राइमर। आपको पता है प्राइमर के बारे में, नहीं पता तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्राइमर क्या होता है। ठीक है, प्राइमर एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये एक तरीके से आपका एक टेम्पलेट है, ठीक है, जो कि प्राइमेज ऐड करता है आपका, ठीक है, और इसी के आगे से आपका पॉलीमराइजेशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बेस प्रोवाइड कर रहा है पॉलीमराइजेशन के लिए। प्राइमेज एंजाइम के बाद आपका यहाँ पे आता है एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है ये डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जब प्राइमेज एंजाइम प्राइमर ऐड करके चला जाता है तो वो आता है आपका नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है इसके आगे से, इस प्राइमर के आगे से सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है स्ट्रैंड को आगे की तरफ, ऐसे देख रहे हो, ऐड करता चला जाता है डीएनटीपी। तो ये होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, फिर क्या होता है कि आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आधा डीएनए तो सिंथेसाइज होता है लीडिंग मतलब कॉन्टिन्यूस, और हाफ डीएनए होता है लैगिंग सिंथेसाइज्ड, मतलब छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, है ना। तो ये जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनके बीच में जो ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं ना, तो ये गैप कैसे फिल होते हैं, क्या होता है कि, और हाँ, इस गैप को फिल करने से पहले ये देखो यहाँ पे जो ये प्राइमर ऐड हुआ था, ये वाला प्राइमर ऐड हुआ था, इस प्राइमर को रिमूव होना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है। ठीक है, तो डीएनए में आरएनए का तो कोई भी रीजन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव किया जाता है,
रिमूव होना जरूरी है इस आरएनए प्राइमर को। और वो कौन करता है? वो करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। अभी हम सारे एंजाइम्स के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि कौन सा एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है? ये जो आपके छोटे छोटे ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं और इनके बीच में जो गैप्स हैं, ठीक है, तो इन गैप को कौन फिल करता है? तो नेक्स्ट एंजाइम जो है आपका, वो है आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? इन गैप्स को फिल कर देता है और पूरा एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, तो इन सारे एंजाइम्स के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और कितने कितने टाइप्स के कौन से एंजाइम्स होते हैं वो सारी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्स के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कौन से एंजाइम के बारे में? डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो उसका काम क्या होता है? ऐड डीएनए पॉलीमरेज ऐड डीएनटीपी। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीएनटीपी ऐड करता है, राइट, है ना। उसके बाद ये होता है आपका इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ये तो बेसिक पॉइंट है, ये सबको पता है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उस तरफ हम फोकस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसके पास जो एक्टिव साइट होती है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है? आपका एक एंजाइम है ना, ये एंजाइम है। ठीक है, तो इसके पास जो एक्टिव साइट होती है वो एक ही होती है, तो इसके पास सिंगल एक्टिव साइट होती है, राइट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है वो? देखो, क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज, मान लो कि आपका ये स्ट्रक्चर है डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, ये है डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, और ये है इसकी एक्टिव साइट। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी को ही ऐड क्यों करता है, आरएनटीपी को क्यों ऐड नहीं कर सकता? मतलब आरएनटीपी कहाँ पे ऐड होता है आपका? जब आरएनए का सिंथेसिस होता है ना, और आरएनए के सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड आते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डीएनए पॉलीमरेज, वाई डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ऐड आरएनटीपी, ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो देखो क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसकी सिंगल एक्टिव साइट होती है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है क्या करता है? ये आपका इट स्टेरिकली एक्सक्लूड्स आरएनटीपी। जो राइबो न्यूक्लियोट्राइफॉस्फेट हैं उनको स्टेरिकली एक्सक्लूड करता है। ठीक है, तो अब स्टेरिकली एक्सक्लूजन क्या होता है, इसके लिए आपको समझना होगा स्ट्रक्चर किसका, कि आरएनटीपी, आपको आरएनटीपी और डीएनटीपी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनके कॉम्पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, जैसे कि वीडियोस है आपका, एक तो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, तो आपको वो वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो आरएनटीपी होता है, मतलब आरएनए में जो आपके शुगर्स होते हैं, आरएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स किसके मिलकर बने होते हैं? शुगर, फोस्फेट और नाइट्रोजन बेस, इन तीन चीज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे शुगर की। तो जो आरएनए में शुगर होता है वो होता है आपका राइबोज शुगर। ठीक है ना। आरएनए में जो होता है वो आपका कौन सा होता है? राइबोज शुगर। और डीएनए में जो होता है वो होता है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा।
तो मैंने वहां पे आपको वीडियो में बताया था कि जो राइबोस शुगर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टू ओ एच ग्रुप होता है, ठीक है। और जो डीऑक्सी शुगर होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा टू एच ओ है, टू ओ एच है, वो नहीं होता, लैक टू ओ एच ग्रुप, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टू ओ एच ग्रुप है, तो क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिव साइट है, इसमें एक्टिव साइट में दो एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड के रेसिड्यू होते हैं, टू एस्पार्टिक अमीनो एसिड के रेसिड्यू होते हैं, ठीक है। और आपने अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो एस्पार्टिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लार्ज होता है अदर अदर अमीनो एसिड से, ठीक है। तो ये लार्जर अमीनो एसिड्स में से एक है एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे दो एस्पार्टिक अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दो एस्पार्टिक अमीनो एसिड हैं, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो इतना ही होता है कि वो डीएनटीपी में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसको आने के लिए अलाउ कर सके, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा टू ओ एच ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अगर यहाँ पे कोई आरएनटीपी आता है तो क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा टू ओ एच ग्रुप है, तो इसमें उतनी ही जगह होती है इसके एक्टिव साइट में कि वो डीएनटीपी को अलाउ कर सके। लेकिन जैसे ही कोई आरएनटीपी आता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टू ओ एच ग्रुप है, इसलिए वो क्या करता है, स्टेरिकली एक्सक्लूड कर देता है आरएनटीपी को, ठीक है। बिकॉज आप लिख भी सकते हैं ये पॉइंट, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज स्टेरिकली एक्सक्लूड आरएनटीपी बिकॉज द एक्टिव साइट कैन नॉट एकोमोडेट एक्स्ट्रा टू ओ एच ऑफ आरएनटीपी, समझ रहे हो, कैन नॉट ऐड, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि आपके डीएनए पॉलीमरेज डीएनए में आरएनटीपी को ऐड नहीं करता है, किसको ऐड करता है, डीएनटीपी को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं इसके आगे और देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और यूकैरियोट्स में कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की, और अगर हम पहले प्रोकैरियोट्स में बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, तो आपके प्रोकैरियोट्स में होते हैं, अभी तक जो मिले हैं वो मिले हैं आपके 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5, ठीक है ना। और आपके जो प्रोकैरियो सॉरी जो यूकैरियोट्स हैं, है ना, जो यूकैरियोट्स हैं, आपके यूकैरियोट्स में तो आपके कई सारे डीएनए पॉलीमरेज मिले हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ उन डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। उनमें से आपके आता है डीएनए पॉलीमरेज, कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज आते हैं, एक तो आपका आता है एप्सिलॉन, एक आता है आपका डेल्टा और एक आता है आपका गामा। बहुत सारे आपके डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में ही याद रखना है, यहीं से आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से भी अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में भी आपके जो मेनली जो डीएनए पॉलीमरेज है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है वो है आपके ये तीनों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी अभी फिलहाल आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास कितने डीएनए पॉलीमरेज हो गए, यहाँ से 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एप्सिलॉन, डेल्टा, गामा। तो ये जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, स्पेशली इन 6 डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो इन सबके पास होती है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। इसको आप बोलते हो क्या, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अभी हम इन डीएनए पॉलीमरेज के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का तो वहाँ पे एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जितने भी पॉलीमरेज हैं इन सबके पास होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, आपको एक सिंपल सा और अच्छा सा एग्जाम्पल देके जल्दी से मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप ये आप हैं, मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ओके। और आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको यहाँ पे एक वाइट बॉक्स है,
फिर बीच में एक ब्लैंक बॉक्स है, फिर एक वाइट बॉक्स है, फिर एक ब्लैंक बॉक्स है, फिर एक वाइट बॉक्स है, फिर एक ब्लैंक बॉक्स है। ठीक है, ऐसे कर करके आपको एक टास्क दिया गया है और बोला गया है कि आपको सिर्फ इन वाइट बॉक्सेस पे ही चलना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि वाइट बॉक्स पे चलोगे, यहाँ आओगे, ठीक है, यहाँ आओगे, ठीक है, उसके बाद एक बार पीछे देखोगे कि मेरा पैर ब्लैक बॉक्स पे तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। उसके बाद फिर आप इस पे आओगे, फिर एक बार पीछे देख के चेक कर लोगे कि पीछे आपका ब्लैक बॉक्स पे पैर तो नहीं आ रहा, तो नहीं है, फिर आप आगे आओगे। वैसे ही आप पीछे देख देख के एक बार चेक करते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो आप बार बार पीछे देख रहे हो चेक करने के लिए कि गलती तो नहीं हुई मुझसे, कि मैंने कहीं गलती से ब्लैक बॉक्स पे पैर तो नहीं रख दिया, ठीक है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हो, है ना। तो वही होती है प्रूफ चेक, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, मतलब प्रूफ देना एक तरीके से कि नहीं सब कुछ सही है। ऐसे करते करते आगे बढ़ना, तो यही है आपका प्रूफ रीडिंग। वैसे ही होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन में। मान लो कि आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है और इस ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो डीएनए बनना है वो आपका बनना है 5 प्राइम से इधर 3 प्राइम है। ठीक है, तो ये है आपका, मान लो ये है आपका, मान लो प्राइमर। ठीक, अब क्या करना है, आपका नया डीएनए बनना है, तो आप देखो यहाँ पे मान लो ये है आपका पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज है आपका डीएनए पॉलीमरेज, और ये आपको सिंथेसाइज करेगा डीएनए स्ट्रैंड को। तो ये आगे सिंथेसाइज करता हो जाएगा, लेकिन पीछे भी चेक करता हो जाएगा कहीं मैंने गलत डीएनटीपी ऐड तो नहीं कर दिया, फिर आगे बढ़ता हो जाएगा, ठीक है, और पीछे चेक करता हो जाएगा कि मैंने कहीं गलत डीएनटीपी ऐड तो नहीं कर दिया। देखो, तो इसके पास, इस डीएनए पॉलीमरेज के पास एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है ही, पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है, क्योंकि ये पॉलीमराइज कर रहा है आगे की तरफ। लेकिन ये क्या कर रहा है, वापस एक बार इस 3 प्राइम, ये इधर का डायरेक्शन 3 प्राइम है, इधर का डायरेक्शन 5 प्राइम है, तो पॉलीमराइजेशन किधर से कर रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। लेकिन ये रीचेक कर रहा है अपने आप को, कब, पीछे मुड़ के एक बार, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पीछे मुड़ के एक बार देख रहा है कि कोई गलती तो नहीं हुई। तो इसी को बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज को बोलते हैं चेक करना कि गलती तो नहीं हुई। और एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं कि अगर गलती से कोई मैंने गलत डीएनटीपी ऐड कर दिया, तो वो क्या करता है, उसी टाइम पे वहां पे अपना एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, मतलब वहां पे डीएनटीपी को रिमूव करता है और फिर सही वाला डीएनटीपी ऐड करता है। तो ये होती है इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इन सारे डीएनए पॉलीमरेज के पास, प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यूकैरियोट्स में एप्सिलॉन डेल्टा गामा, इन सबके पास होती है एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। समझ गए इस चीज को? गुड, अब चलते हैं आगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एरर के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द रेप्लिकेशन एरर बाय 100 फोल्ड। समझ रहे हो किसकी वजह से? आपका जो ये एक्सोन्यूक्लियस और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसके आपको मेन 3 डोमेन्स के बारे में याद रखना है, और उन डोमेन्स का फंक्शन क्या होता है वो चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो डोमेन्स कौन कौन से और कैसे हैं। तो मान लो कि आपका ये है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ऐसा ये इसमें मैं बताता हूँ आपको 3 डोमेन होंगे आपके। तो एक तो आपका डोमेन होगा ये वाला, ये जिसका नाम है आपका थंब डोमेन, ठीक है। दूसरा डोमेन होता है आपका ये, जो होता है आपका फिंगर डोमेन, ठीक है। और तीसरा जो डोमेन होता है वो होता है आपका, सॉरी, पाम डोमेन, ठीक है, पाम डोमेन, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो जो आपका फिंगर डोमेन है ना, ये क्या करता है, फिंगर डोमेन प्रोड्यूस किंक, ठीक है, प्रोड्यूस किंक इन डीएनए, ठीक है, विच दैट समहाउ हेल्प्स इन हेल्प्स इन रेप्लिकेशन, ठीक है। समझ रहे हो? तो मान लो कि आपका ये डीएनए है, जैसे
ऐसा डीएनए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका फिंगर डोमेन होता है ना, ये आपका किंक बना देता है। ये देख रहे हो, ये किंक, एकदम से इसने इसको मोड़ दिया, तो ये होता है किंक। तो ये क्या करता है, किंक प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है रेप्लिकेशन, ठीक है। थंब डोमेन का क्या काम होता है? थंब डोमेन क्या करता है आपका? थंब डोमेन, इसका काम होता है, इट होल्ड डीएनए, इट होल्ड्स द डीएनए बाय मेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद शुगर फोस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीएनए के साथ, डीएनए को होल्ड करके रखता है ना। कैसे होल्ड करता है? उनका जो शुगर फोस्फेट बैकबोन होता है उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बना के। कौन करता है? ये आपका थंब डोमेन, ठीक है। उसके बाद आपका जो पाम डोमेन होता है वो क्या करता है? पाम डोमेन करता है आपका, पाम डोमेन होल्ड्स द टू डाइवेलेंट कैटायंस। मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दो डाइवेलेंट कैटायंस के बारे में। कौन कौन से थे वो? एक तो था मैग्नीशियम आयन Mg2+ या Mg+2, और एक होता है आपका जिंक+2, ठीक है। इन दोनों डाइवेलेंट कैटायंस को आपका पाम डोमेन होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम कैटायन का और जिंक कैटायन का फंक्शन क्या होता है? वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, बट यहाँ पे मैं दोनों का आपको बताता हूँ एक बार कि दोनों का फंक्शन क्या होता है। तो आपका जो कैटायन 1 है, दैट इज मैग्नीशियम प्लस प्लस, इसका काम क्या होता है? ये आपका इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक में, ठीक है। समझ रहे हो? ये क्या करता है, 3OH को कन्वर्ट करता है 3O, ये है इसका। तो ये क्या करता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है। तो आपका जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम कैटायन है, ठीक है, आयन ही है, तो ये आपका किस में इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक में, ठीक है। उसके बाद जो आपका जिंक है, ठीक है, जिंक कैटायन, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आपका कि जो डीएनटीपी आ रहा है, जो अपकमिंग डीएनटीपी है, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो जो आपका जिंक आयन है, जिंक प्लस प्लस, पहला काम होता है इसका, इट होल्ड्स द डीएनटीपीज, ठीक है ना। और दूसरा काम होता है, इट होल्ड्स द पायरोफोस्फेट। आपको डी पायरोफोस्फेट के बारे में भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नया डीएनटीपी आता है उसके अल्फा और बीटा फोस्फेट के बीच में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और वहां से रिलीज होता है पायरोफोस्फेट। तो वो पायरोफोस्फेट जब रिलीज होता है तो उसको कौन होल्ड कर लेता है? जिंक। तो ये आपके दोनों कैटायंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपके कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके कैटायंस के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि आपके कौन से कैटायन है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज के साथ आपके डीएनए पॉलीमरेज का हेल्प करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का हेल्प करते हैं डीएनटीपी को ऐड करने में। तो उनका नाम क्या क्या है? मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अब हम चलते हैं आगे और धीरे धीरे अब और भी ज़्यादा लेक्चर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले हैं इनके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो आपका जो डीएनए पॉली, अभी हम डीएनए पॉलीमरेज की ही बात कर रहे हैं, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए पॉलीमरेज का, वो ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, दिस एंजाइम इज हाईली प्रोसेसिव एंजाइम, ठीक है। प्रोसेसिव एंजाइम, बहुत प्रोसेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत फास्ट काम करता है, बहुत जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है। और कितने जल्दी करता है आपको पता है? ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। सोच रहे हो कितनी बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी? एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है। कौन? आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हाईली प्रोसेसिव एंजाइम है। और इसका रीजन आपको पता है कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, ये इतना ज़्यादा फास्ट काम क्यों करता है? क्योंकि इट हैज़ ability ability of sliding. The DNA polymerase have ability of sliding along the DNA. समझ रहे हो? देखो, आपको दो चीज बताता हूँ। एक, अगर आपको किसी स्टेयर से उतरना हो,
ये आपका स्टेयर्स है, ठीक है, दिस इज द स्टेयर्स। अगर आपको यहाँ से नीचे उतरना है, ठीक है, और अगर आपको ये यहाँ से ऐसे स्लाइड करना है, दिस इज द स्लाइडर, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है चीज। तो विच विल बी द फास्टेस्ट वे टू रीच डाउन साइड, है ना, कौन सा होगा, ऑब्वियसली स्लाइडर, है ना, स्लाइड करके आ जाओगे तुरंत आप यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आपको उतर उतर के आना पड़ेगा। तो दिस इज स्लो एंड दिस वन विल बी द फास्ट। तो ये स्लाइडिंग वाली जो एबिलिटी होती है, स्लाइडिंग वाली एबिलिटी, वो होती है डीएनए पॉलीमरेज के पास, इसीलिए ये क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है और जल्दी जल्दी ऐड करता है, और क्या कितने 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड ऐड करता है। समझ रहे हो इस चीज को। तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज, इसके पास होंगी दो चीजें। एक तो होगा आपका स्लाइडिंग क्लैंप, समझ रहे हो, एक तो क्लैंप होगा और दूसरा होगा क्लैंप लोडर। अभी क्लैंप क्या होता है, देखो कभी अगर आपने मूवीज में देखा होगा कि जैसे ये एक हिल का टॉप है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द टॉप ऑफ हिल एंड दिस इज अनदर टॉप ऑफ हिल, ठीक है, और इधर बहुत मतलब मान लो फॉरेस्ट है या रिवर है यहाँ पे, और इसके बीच में एक रस्सी लगी जाती है, रोप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक क्लैंप फंसाते हैं और यहाँ पे हैंग हो जाते हैं, ठीक है, और स्लाइड करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, किसकी हेल्प से, ये जो है आपका क्लैंप, क्लैंप की हेल्प से आप स्लाइड कर सकते हो उधर, समझ रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे एक क्लैंप होता है, ठीक, किसके पास, डीएनए पॉलीमरेज के पास, और एक होता है आपका क्लैंप लोडर, ठीक है। तो अब हम उन्हीं क्लैंप्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लैंप लोडर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्लैंप का नाम डायरेक्टली और क्लैंप लोडर का नाम पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको आप ध्यान समझना, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते जाइए अपने लैंग्वेज में, वही आपके सबसे अच्छे नोट्स होंगे, ठीक है। किसी और के नोट्स आप इतना अच्छा नहीं समझ सकते जितने आप खुद के नोट से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें कॉम्प्लेक्स में आपकी दो चीज़ें आती है, एक तो आपका आता है क्या, एक आपका आता है क्लैंप और एक आता है आपका क्लैंप लोडर, ठीक है, समझ रहे हो। अब हम कौन से क्लैंप प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, मतलब जो क्लैंप प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, और जो क्लैंप लोडर प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, और यूकैरियोट्स में कौन से क्लैंप और क्लैंप लोडर पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोट्स का भी समझ लेंगे, मतलब प्रोकैरियोट्स का भी देख लेंगे अभी, और यूकैरियोट्स का भी देख लेंगे, ठीक है। तो और याद रखना कि ये जो क्लैंप और क्लैंप लोडर है, बोथ आर द पार्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा समझा के, स्ट्रक्चर बना के, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो जो आपका क्लैंप होता है प्रोकैरियोट्स में, उसका नाम होता है आपका बीटा डाइमर, ठीक है, बीटा डाइमर। और जो क्लैंप आपका यूकैरियोट्स में मिलता है उसका नाम होता है आपका PCNA, ठीक है। PCNA की फुल फॉर्म जो होती है वो आप लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके, वो होता है आपका प्रोलिफरेटेड सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है, राइट। अब चलते हैं क्लैंप लोडर पे। तो जो प्रोकैरियोट्स में जो क्लैंप लोडर होता है, मतलब क्लैंप लोडर कौन, जो क्लैंप को लोड करता है डीएनए के स्ट्रैंड पे, ठीक है। क्लैंप लोडर कौन होता है प्रोकैरियोट्स में, वो होता है आपका गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स। अभी सब कुछ आपको क्लियर धीरे धीरे होता जाएगा जैसे जैसे आप इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे। और जो यूकैरियोट्स में क्लैंप लोडर होता है उसका नाम होता है RPC। नाउ व्हाट इज RPC, दैट इज रेप्लिकेशन, ये थोड़ी सी सरदर्दी है, सॉरी ये अपने आप कभी कभी हो जाता है, रेप्लिकेशन प्रोटीन C, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये टेबल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे तो आप
स्टार मार्क कर लो, ठीक है, स्लाइडिंग क्लैम्प कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम चलते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए पॉलीमरेज के होलो एंजाइम का, मतलब कंप्लीट एंजाइम का। और उस कंप्लीट एंजाइम में हम देखेंगे कि कहाँ पे क्लैम्प होता है और कहाँ पे क्लैम्प लोडर होता है, मतलब कौन से सब यूनिट एज ए क्लैम्प काम करते हैं और कौन से सब यूनिट एज ए क्लैम्प लोडर काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अब आपके सामने बनाने जा रहा हूँ किसका स्ट्रक्चर, डीएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। ओके, और किसका स्ट्रक्चर, होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर। और कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, राइट। चलिए, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, अभी हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड पे भी आएंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो मेन, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ना, वो आपका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। अब इसका स्ट्रक्चर बना लें, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक होता है इसमें आपका, एक होता है आपका इसमें अल्फा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक नहीं होता, इसमें होते हैं आपके दो अल्फा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स के पेयर्स होते हैं, तो एक अल्फा कॉम्प्लेक्स इधर, सॉरी एक अल्फा सब यूनिट इधर और एक अल्फा सब यूनिट इस तरफ। ठीक है, इन दोनों अल्फा सब यूनिट्स को, ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट के बाद यहाँ पर आपका अटैच्ड होता है एक एप्सिलॉन सब यूनिट। ठीक है, एप्सिलॉन सब यूनिट, तो इधर भी एक एप्सिलॉन सब यूनिट होता है, दो एप्सिलॉन सब यूनिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अटैच्ड होता है एक यहाँ पे थीटा सब यूनिट। ओके, और यहाँ पे भी होता है आपका एक थीटा सब यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका होगा एक बीटा सब यूनिट, ऐसा। ठीक है, तो ये है आपका बीटा सब यूनिट। ठीक है, और वैसे ही एक बीटा सब यूनिट आपका इस तरफ होगा, राइट। बीटा सब यूनिट एक ये और एक ये, तो इसमें चार बीटा सब यूनिट होते हैं टोटल। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि इस तरफ आपके राइट साइड में बीटा सब यूनिट के साथ अटैच्ड होता है आपका एक क्या, अल्फा सब, सॉरी डेल्टा, यहाँ पे अटैच्ड होगा आपका एक डेल्टा, और डेल्टा के साथ इधर एक और सब यूनिट होगा जिसका नाम है आपका डेल्टा डैश। ठीक है, एक होता है डेल्टा और दूसरा होता है डेल्टा डैश, राइट। उसके बाद आपका डेल्टा और डेल्टा डैश से अटैच्ड होता है जिसका नाम है आपका गामा सब यूनिट, गामा सब यूनिट। ठीक है, ओके, गामा सब यूनिट। उसके बाद गामा सब यूनिट के बाद आपका अटैच होगा एक यहाँ पे काई सब यूनिट। ठीक है, समझ रहे हो। अब आते हैं लास्ट सब यूनिट पे, जो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स को, जो आपके एक लेफ्ट में और एक राइट में, इनको आपस में लिंक करता है। ठीक है, और वो कौन सा है, वो होता है आपका टाउ सब यूनिट। टाउ, टाउ सब यूनिट। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दैट इज योर, इसको दैट इज योर होलो एंजाइम। ठीक है, और इसको, ये जो होता है आपका, इस ये होता है आपका एसिमेट्रिक। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक है, मतलब एक तरफ कुछ ज़्यादा ही सब यूनिट्स हैं, एक्स्ट्रा सब यूनिट्स हैं, और दूसरी तरफ कम सब यूनिट है। तो ये है आपका एसिमेट्रिक मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है, वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्लैम्प लोडर और क्लैम्प के बारे में, तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के होलो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कहाँ पे क्लैम्प है और कौन सा क्लैम्प लोडर है। ठीक है, राइट।
तो ये देख रहे हैं आप, ये बीटा 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 डाइमर, बीटा डाइमर, तो यही तो है आपका क्लैम्प, है ना, क्लैम्प। और ये जो गामा और डेल्टा कॉम्प्लेक्स है, ये है आपके क्लैम्प लोडर, ठीक है, क्लैम्प लोडर। और ये बीटा डाइमर क्या है आपका, क्लैम्प, ठीक है। और एक क्लैम्प आपका किधर है, ये दिस इज ऑल्सो बीटा डाइमर, तो ये क्या है आपका क्लैम्प, ठीक है। अब एक बार आपको मैं ऊपर चल के दिखा देता हूं। मैंने आपको बीटा डाइमर के बारे में बताया था, बीटा डाइमर और गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था कि आपके क्लैम्प और क्लैम्प लोडर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोट्स में दिस इज बीटा डाइमर इज योर क्लैम्प एंड गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स इज योर क्लैम्प लोडर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बाकी के सब यूनिट्स के फंक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि ये जो आपका काई सब यूनिट है, दिस काई सब यूनिट, दिस इंटरैक्ट विद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ओके, गुड। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो आपका गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें जो आपका डेल्टा होता है, डेल्टा, ठीक है, नॉट डेल्टा डैश, डेल्टा जो होता है वो होता है आपका क्लैम्प ओपनर, क्लैम्प ओपनर। क्लैम्प पहले ओपन होगा, तभी तो वो किसी के बीच में स्टक होगा, है ना। तो मान लो कि आपका ये डीएनए का स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, और ये है आपका क्लैम्प, ये क्लोज्ड है। तो पहले इसको खुलना जरूरी है, ऐसे यहाँ से ओपन होना जरूरी है, फिर ये इसमें लगेगा, तभी तो ये लॉक होगा। तो ये जो आपका डेल्टा होता है सब यूनिट, वो आपका क्लैम्प ओपनर होता है, वो क्लैम्प को ओपन कर देता है, और फिर क्लैम्प क्या करता है, स्ट्रैंड में फंस जाता है, स्ट्रैंड में बाइंड हो जाता है, और फिर स्लाइड होता है ये डीएनए पॉलीमरेज, समझ रहे हो। और इसको लोड कौन करता है, आपका गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लैम्प क्या है, बीटा डाइमर। तो ये जो है आपका बीटा डाइमर, वो क्लैम्प है, वो आपके स्ट्रैंड में लोड हो जाता है, ठीक है, और फिर स्लाइड करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके दो बीटा डाइमर है, मतलब दो क्लैम्प हैं, एक इधर और एक इधर। तो दो का क्या काम है, देखो आपका डीएनए भी तो डबल स्टैंडर्ड होता है ना, समझ रहे हो, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसा होता है आपका डीएनए, ऐसा। तो एक तरफ तो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रहा होता है, बाय डायरेक्शन, और एक रेप्लिकेशन आपका चल रहा होता है इस डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन रेप्लिकेशन होता है। तो एक डीएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पे काम कर रहा होता है, और एक डीएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो सेम डीएनए पॉलीमरेज, अगर हम एक इस साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की डीएनए की, जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, तो सेम डीएनए पॉलीमरेज आपका दोनों स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करता है साथ में, एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट करता है सिंगल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इसका जो एक बीटा क्लैंप है वो इस वाले पे लोड हो जाता है, यहाँ पे लोड हो जाता है, ठीक है, और दूसरा बीटा क्लैंप यहाँ पे लोड हो जाता है, और दोनों स्ट्रैंड एक साथ सिंथेसाइज होते हैं। वैसे ही समझ रहे हो, वैसे ही दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे लोड हो जाएगा बीटा क्लैंप, और यहाँ पे। तो एक डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है, और एक डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, है ना। अब चलते हैं आगे। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जो बाकी के जो सब यूनिट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सब यूनिट है जिसका फंक्शन हम देखेंगे वो है आपका एप्सिलॉन, राइट, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग का, प्रूफ रीडिंग। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो किसका काम होता है, एप्सिलॉन का, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब यूनिट पे, वो है आपका अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट का काम क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। इसके पास होती है पॉलीमरेज, मतलब आगे की तरफ जो रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है किसका, डीएनटीपी का, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका अल्फा सब यूनिट, ठीक है। तो अब एक अल्फा सब यूनिट इधर और एक अल्फा सब यूनिट, तो आप समझ ही गए होंगे, एक स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन ये वाला अल्फा कर रहा है, और दूसरे स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन ये वाला अल्फा कर रहा है।
ठीक है। और इधर का दूसरे स्टैंड का प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन चेक कर रहा है, ये वाला एप्सिलॉन, और दूसरे स्टैंड का कर रहा है ये। तो आपको इसका एक कॉम्पोजिशन भी समझ में आ रहा है और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आपको रेप्लिकेशन में फीलिंग आएगी पढ़ने वाली, अब अच्छे से समझ में आएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, गुड। अब ये जो आपका टाउ है वो क्या करता है आपका, वो क्या करता है आपका, ये स्टिमुलेट करता है आपका, इट स्टिमुलेट्स। पहला फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन तो इसका होता है कि ये डाइमराइज करता है, डाइमराइज द होल कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स को देख रहे हो, दोनों साइड के सब यूनिट्स को एक साथ डाइमराइज करके रखता है। ठीक है, और दूसरा जो काम होता है इसका वो होता है आपका कि इट स्टिमुलेट्स द हेलिकेज एक्टिविटी। समझ रहे हो? तो अभी मैंने जो आपको डीएनए बना के दिखाया था, ऐसा मान लो ये डीएनए है ऐसा, और यहाँ पे आपका मान लो ये जो है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके आगे जस्ट यहाँ पे होता है आपका हेलिकेज एंजाइम, ये है आपका हेलिकेज। तो समझ रहे हो? तो ये जो आपका आगे का पोर्शन है, ये सबसे आगे क्या है आपका टाउ सब यूनिट, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हेलिकेज को, तो इट स्टिमुलेट्स द हेलिकेज एक्टिविटी। तो ये था आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर और सारे सब यूनिट्स के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उससे पहले चीज़ आपको और बता दूं, अगर एग्जाम में मैंने देखा था एक दो बार ये चीज़ पूछी गई थी, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, और वो है आपका ये जो सब यूनिट है आपकी एप्सिलॉन सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट। ठीक है ना? तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है प्रूफ रीडिंग का। तो मान लो कि अगर इस एप्सिलॉन सब यूनिट में आपके म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हैपेंस, समझ रहे हो, तो क्या होगा, प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाएगा, है ना? ये चीज़ तो आपको पता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बताने जा रहा हूँ और उस टर्म का नाम है म्यूटेटर म्यूटेंट। ये म्यूटेटर म्यूटेंट क्या है? कभी कभी एग्जाम में थोड़े आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उनमें से एक ही है, अगर कभी गलती से क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि अल्फा सब यूनिट इन्वॉल्व इन द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि एक जीन होता है जिसका नाम होता है डीएनए क्यू, और ये डीएनए क्यू क्या करता है, इट इनकोड्स द अल्फा सब यूनिट। ठीक है, अल्फा सब यूनिट क्या है, एक तरीके से क्या है, ये प्रोटीन ही तो है जो कि डीएनए पॉलीमरेज के कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है ना? तो ये क्या है, प्रोटीन है, इसको कौन इनकोड करता है, डीएनए क्यू। तो क्या होता है कि अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई अल्फा सब यूनिट में, अल्फा सब यूनिट को जो जीन एनकोड करता है उस जीन में म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, इसमें म्यूटेशन होने का मतलब, यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल लीड्स टू म्यूटेशन इन अल्फा सब यूनिट। ठीक है, और अल्फा सब यूनिट में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, प्रूफ रीडिंग में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका म्यूटेशन आपका अल्फा सब यूनिट के को भी म्यूटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं म्यूटेटर म्यूटेंट। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं। अब चलते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में। ओके, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज की, ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर मैं बोलूँ तो आप समझ जाना कि अभी हम प्रोकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं, और अगर मैं बोलूँ अल्फा मतलब एप्सिलॉन डेल्टा गामा तो इसका मतलब मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज कोरेनबर्ग एंजाइम, और अगर आपके ऑप्शन में एंजाइम का नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज तो आप आंख बंद करके उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो इसको आप कोरेनबर्ग एंजाइम भी बोलते हो, कोरेनबर्ग एंजाइम। ठीक है, राइट। अब देखिए ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, अब देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पास एक तो एक्टिविटी होती है कौन सी, एक होती है इसके पास एक्टिविटी 5' टू 3'
गैप फिलिंग एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा होता है इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये आपको पता ही है, राइट। इसी एक्टिविटी को आप क्या बोलते हो, एक और चीज, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी जो होती है वो होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये प्राइमर्स को रिमूव करता है, प्राइमर रिमूवल, ठीक है। ये होता है आपका इन वीवो, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। इन वीवो का मतलब होता है कि नेचुरली सेल के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज इन वीवो, ठीक है। तो वहाँ पे इसका काम होता है प्राइमर रिमूवल का। लेकिन इस एंजाइम को इन विट्रो वर्क्स में भी यूज किया जाता है। इन विट्रो मतलब हम जब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, अननेचुरल कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो वो इन विट्रो वर्क होता है। सेल के बाहर जो भी वर्क होता है आप ऐसा समझ लीजिए वो होता है आपका इन विट्रो वर्क। तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है एज ए निक ट्रांसलेशनल एंजाइम। तो ये निक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे, इन विट्रो में। तो ये इन वाइवो और इन विट्रो दोनों फंक्शन आपको याद होने चाहिए किसके, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के, ठीक है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। और इस डीएनए पॉलीमरेज 1 का हमने कर दिया क्या, कर दिया हमने प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीलाइसिस, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जब प्रोटीलाइसिस करेंगे तो ये अपने सब यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो जब हम इसका प्रोटीलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक होगा आपके 2 सब यूनिट में। एक सब यूनिट तो आपका ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, और एक सब यूनिट आप हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका, ये होता है आपका लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। और ये जो होता है वो होता है आपका स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि लार्जर सब यूनिट के पास कौन सी एक्टिविटी होती है और स्मॉलर सब यूनिट के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है ना, इसके पास एक तो होता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है, समझ रहे हो, पॉलीमरेज एक्टिविटी। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, समझ रहे हो, है ना। तो ये होता है आपका लार्जर सब यूनिट, और यही लार्जर सब यूनिट है आपका क्लिनो फ्रैगमेंट। और क्लिनो फ्रैगमेंट के पास आपका होता है कौन सा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। और ये होता है आपका 68 केडा का सब यूनिट, ठीक है। और ये होता है आपका कौन सा फ्रैगमेंट, सी टर्मिनल फ्रैगमेंट। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी तरफ जो आपका स्मॉलर फ्रैगमेंट होता है वो होता है आपका एन टर्मिनल, मतलब वो एन टर्मिनल की तरफ का रीजन होता है, ठीक है। और ये होता है आपका स्मॉलर। और इसके पास जो होती है एक्टिविटी वो होती है आपकी, हाँ, इसके पास जो एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी गैप फिलिंग एक्टिविटी, ठीक है, गैप फिलिंग एक्टिविटी, राइट। तो ये था। और आपको याद यहाँ पे रखना है कि जो क्लीनो फ्रैगमेंट होता है, ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है क्लीनो फ्रैगमेंट कौन सा होता है, लार्जर सब यूनिट। और क्लीनो फ्रैगमेंट के पास आपका कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो एक तो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसको कोरनबर्ग एंजाइम बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले इसकी डिस्कवरी आप बोल सकते हो तो वो किसने की थी, कोरनबर्ग ने की थी। और उनके बाद उन्होंने ही इस एंजाइम के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे किसके बारे में डिस्कस करने के लिए, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में बहुत सारे पॉलीमरेज अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड है अराउंड 15 पॉलीमरेज, लेकिन ठीक है 15 पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम सिर्फ
उन पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादातर काम में आते हैं, ज़्यादातर उनके बारे में स्टडी की गई है। उनमें से आपका एक तो एप्साइलन, दूसरा आपका डेल्टा और तीसरा आपका गामा। ठीक है, तो जो आपका पहला है, आपको इनके फंक्शन याद रखना है, ये फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलन है, ठीक है, उसका क्या काम होता है? ठीक है, उसके बाद जो आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, उसका काम क्या होता है, और डीएनए पॉलीमरेज गामा का काम क्या होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो एप्साइलन है वो आपका इन्वॉल्व होता है किसमें? सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, और जो डेल्टा है वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद ध्यान रखनी है आपको बात, वो ये है कि ये दोनों आपके न्यूक्लियर डीएनए के लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका गामा डीएनए पॉलीमरेज है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके यही पूछा जाएगा कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है आपका गामा। ठीक है, और लीडिंग और लैगिंग में कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एप्सिलॉन और डेल्टा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया आपका यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। ठीक है, ऊपर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक के डीएनए पॉलीमरेज के फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताया था, फर्स्ट और थर्ड के बारे में बताया था, लेकिन सेकंड के बारे में नहीं बताया। सेकंड के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है प्रोकैरियोट्स में, वो होता है आपका इन्वॉल्व किसमें? डीएनए रिपेयर में। और अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। बस आपको याद रखना है कि सेकंड किसमें इन्वॉल्व है? डीएनए रिपेयर में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंजाइम के पास जो कि है आपका हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज, और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हेलिकेज के बारे में। दूसरा एंजाइम कौन सा है? हेलिकेज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अच्छे से बताया था जब मैं स्ट्रक्चर समझा रहा था आपको। क्या होता है कि मान लो कि आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो एक रेप्लिकेशन तो आपका इस डायरेक्शन में होता है और एक रेप्लिकेशन आपका इस तरफ होता है। ठीक है ना, एक डीएनए पॉलीमरेज आपका इस तरफ रेप्लिकेशन करवा रहा होता है, ये आपका क्लैंप है मान लो। ठीक है ना, ये क्लैंप लोडर है। ठीक है, और ये है आपका, मतलब ये आपका कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज है। दिस इज योर डीएनए पॉल थर्ड। ठीक है, वैसे ही आपका एक डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ है। ठीक है, ऐसा मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा बना दिया, सॉरी इसका। सही करते हैं इसको। वैसे यहाँ पे हम खुद से इसका स्ट्रक्चर उतना परफेक्टली नहीं बना सकते, बट मैं जितना हो सकता है आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका होता है। ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम। ठीक है, तो ये किस तरफ मूव करता है डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम? इस तरफ, और ये इधर है ना, और रेप्लिकेशन करवाता है, पॉलीमरेशन करवाता है। और जस्ट अहेड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड देयर इज वन मोर एंजाइम प्रेजेंट, दैट इज योर अल्फा हेलिकेज, दोनों तरफ। ठीक है, अल्फा हेलिकेज है ना, यह है आपका हेलिकेज। और इसका काम मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या करता है कि डीएनए को अनबाइंड करता है, मतलब आगे की तरफ ओपन अप करता है। डीएनए हेलिकेज ओपन अप डीएनए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जब ओपन करेगा तो क्या होगा? आगे की तरफ क्या करेगा? इंड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। समझ रहे हो? तो आगे की तरफ क्या होगा? ये इंड्यूस करेगा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। मतलब क्या होगा कि जब डीएनए यहां तक खुल जाएगा, मतलब डीएनए यहां तक खुल गया, देख रहे हो? पहले हेलिकेज यहां पे था, अभी हेलिकेज आपका मान लो यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पहुंच गया, तो डीएनए जब आगे की तरफ और खुल गया तो आगे क्या हुआ ना कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गई, मतलब कि ये और कस गया। देख रहे हो, पहले रिलैक्स था, ठीक है, और अब ये थोड़ा और टाइट हो गया। ठीक है, इसकी बाइंडिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हो आप क्या? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज इंड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, समझ रहे हो? और
दिस हेलिकेज इज हेक्सामेरिक रिंग। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होता है? कुछ इस तरीके से, ऐसा होता है ये, ऐसा। ठीक है, हेक्सामेरिक रिंग होता है इसका, याद रखना ये टर्म, हेक्सामेरिक रिंग दैट सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यूजिंग एटीपी। मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, ये एटीपी की हेल्प से ही ये डीएनए की अनबाइंडिंग करता है। ओके, है ना। और स्टिमुलेट, किससे स्टिमुलेट होता है? इट इज स्टिमुलेटेड बाय टाउ सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये सब चीजें आपको हेलिकेज के बारे में याद रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे याद रखना है वो क्या करता है आपका, ये आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस कराता है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद अब यहाँ पे जब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए हो गया एक तरीके से आपका। ठीक है, यहाँ पे जो था आपका ये रिलैक्स था। ठीक है, अब तो ये जो पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए है इसको आप बोलते हो क्या? टोपो आइसोमरेज इफेक्ट। समझ रहे हो इस चीज को। अब ये जो पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग हुई है और ये जो टोपो आइसोमरेज इफेक्ट हुआ है, इसको रिलीव कौन करेगा? मतलब डीएनए को रिलैक्स भी तो होना चाहिए ना, वरना तो ऐसे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जाके रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हो, जब डीएनए खुलना ही बंद, एक टाइम के बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग अगर हो गई तो क्या होगा, आगे की तरफ डीएनए ओपन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको रिलैक्स करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है इसको रिलैक्स कौन करता है? तो पॉजिटिवली पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, या आप बोल सकते हो टोपो आइसोमरेज इफेक्ट इज रिजॉल्व्ड बाय टोपो आइसोमरेज एंजाइम। समझ रहे हो। अब तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टोपो आइसोमरेज एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है? एंजाइम टोपो आइसोमरेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसका काम क्या होता है। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम का काम होता है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना। ठीक है ना। तो दैट इज टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो इट रिजॉल्व्स सुपर कॉइलिंग। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो आपका टोपो आइसोमरेज होता है ना, टोपो आइसोमरेज, ये आपका मेनली 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से क्लास? एक है आपका क्लास 1 और एक है आपका क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2। और क्लास 1 में कौन कौन से टोपो आइसोमरेज आएंगे वो देखते हैं, और क्लास 2 में कौन कौन से टोपो आइसोमरेज आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 1 में, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास 1 के जो टोपो आइसोमरेज होते हैं उनका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके निक इंड्यूस करवाते हैं, निक, डीएनए में निक इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। है ना, कैसे? बाय सिंगल स्ट्रैंडेड कट, सिंगल स्ट्रैंड को कट करवाते हैं। है ना, तो मतलब टोपो आइसोमरेज का काम आपको मैंने क्या बताया कि ये सुपर कॉइलिंग को रिजॉल्व करवाते हैं। देखो, अगर आपको थोड़ा, अगर आप इमेजिन करो, आप मान लो कि आपके पास कोई रोप है, रस्सी है ना, ऐसे, और ये बहुत उलझ गई है, दिस इज योर रोप। है ना, तो कभी कभी क्या करता है, आपको बीच में से क्या करना होता है, इसको कट करना होता है। तो है ना, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ताकि इस रस्सी को आप अच्छे से सुलझा सकें। है ना, समझ रहे हो। टू रिजॉल्व द एक्सेसिवली बाउंड रोप, है ना, यू हैव टू कट द रोप समटाइम। तो सेम चीज यहाँ पे टोपो आइसोमरेज करता है। वो क्या करता है कि डीएनए को रिजॉल्व करने के लिए कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड कट लगाता है ताकि डीएनए रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपका जो टोपो आइसोमरेज होता है वो 2 टाइप का होता है, क्लास 1 और क्लास 2। राइट, तो क्लास 1 में जो जितने भी टोपो आइसोमरेज होते हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे, वो सिंगल स्टैंडर्ड कट लगाते हैं, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड निक इंड्यूस करते हैं और फिर रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये एटीपी यूज नहीं करते, मतलब बिना एनर्जी यूज किए ही कट लगा देते हैं, डू नॉट यूज एटीपी। समझ रहे हो। लेकिन जो आपके क्लास सेकंड वाले जो टोपो आइसोमरेज हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए में निक नहीं इंड्यूस करते,
निक और ब्रेक में डिफरेंस होता है, ये ब्रेक करते हैं डीएनए को, ठीक है, बाय इंड्यूसिंग डबल स्ट्रैंडेड कट। ये डबल स्ट्रैंडेड मतलब आपका अगर ये एक डीएनए है, ठीक है, ठीक है, तो ये डीएनए है आपका, तो ये जो क्लास 1 है वो आपका डीएनए में क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड निक यहाँ पे इंड्यूस करता है। ये जो है ना, ये निक है। इससे क्या होगा, आपके दो ये जो डीएनए है वो दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड में निक इंड्यूस हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका क्लास सेकंड है वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है, डबल स्टैंडर्ड कट लगाता है। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। और ये करने के लिए ये यूज करता है क्या, एटीपी, इट यूजेस एटीपी। समझ रहे हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि जो आपका क्लास 1 है वो आपका लिंकिंग नंबर चेंज करता है बाय +1 लिंकिंग नंबर को, ठीक है, और ये करता है आपका लिंकिंग नंबर को चेंज बाय -2। समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये लिंकिंग नंबर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कभी और डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्लास 1 में कौन कौन से टोपोआइसोमरेज आते हैं और क्लास 1 में कौन कौन से टोपोआइसोमरेज आते हैं। तो क्लास 1 में आपका सबसे पहले आता है टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 3, ठीक है, राइट। और आपके जो क्लास सेकंड है इसमें आपके आते हैं कौन कौन से, एक तो आता है आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड और आता है आपका टोपोआइसोमरेज 4, ठीक है ना। यहाँ से अभी हम जो मेन डिस्कशन है हमारा वो होगा टोपोआइसोमरेज सेकंड पे, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा कि जैसे आपका जो टोपोआइसोमरेज 1 होता है ना, 1 जो होता है वो आपका क्या करता है, ये आपका इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में, इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। एंड जो आपका जो टोपोआइसोमरेज 3 होता है, दिस इज योर मेजर डीकैटिनेटिंग एंजाइम, ठीक है, ओके। एंड 4th इज ऑल्सो योर वन ऑफ द मेजर डीकैटिनेटिंग एंजाइम, ठीक है। तो यहां से ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो मेन आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पूछेंगे टोपोआइसोमरेज सेकंड से, जो कि है आपका डीएनए गायरेज। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही आता है कि गायरेज आपका कौन सा क्लास ऑफ टोपोआइसोमरेज है, तो दैट इज टोपोआइसोमरेज सेकंड, ठीक है, ओके। तो दिस टोपोआइसोमरेज is the only topoisomerase in E. coli, that is bacteria, that can induce negative supercoiling। सिर्फ यही आपका नेगेटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस करता है, ठीक है ना। और हाँ, तो यही आपका नेगेटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस करता है। जो हेलिकेज ने आपका पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस किया था, तो आपका गायरेज क्या करता है, उसके आगे आगे चलता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, अगर मैं आपको, सॉरी एक मिनट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो हेलिकेज ने जो आपका पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस किया था, तो गायरेज जो होता है वो आपका यहाँ इसके आगे चलता है, ये है आपका डीएनए गायरेज, ठीक है। वो क्या करता है, ये जो हेलिकेज ने जो आपका पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस किया है, गायरेज इंड्यूस नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। समझ रहे हो, मतलब इस पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग को कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग में। वो कौन करता है, आपका गायरेज करता है। तो एक तरीके से क्या करता है, रिलैक्स करता हो जाता है आगे की तरफ डीएनए को, ठीक है, थोड़ा जो टाइट हो रहा है डीएनए उसको वापस खोलता हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए तो अब आगे चलते हैं वापस डीएनए गायरेज पे। डीएनए गायरेज पे, तो इट एक्ट्स अहेड ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन जो बबल बनता है, ये जो ऐसा बनता है ना, ये क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल होता है। तो ये
रेप्लिकेशन बबल के आगे आगे चलता है, मतलब इस तरफ चलता है, जैसा भी आपको ऊपर दिखाया मैंने, ठीक है। एंड कन्वर्ट्स पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इनटू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। कन्वर्ट्स पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इनटू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, डीएनए गायरेज के बारे में, टोपो आइसोमरेज के बारे में, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एंजाइम है, वो है आपका सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन गायरेज के बारे में अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है। तो जो गायरेज होता है ना, उसमें आपके होते हैं दो सब यूनिट, ठीक है। एक होता है आपका गायरेज ए और एक होता है आपका गायरेज बी, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से इनहिबिटर्स या एंटीबायोटिक्स गायरेज ए को इनहिबिट करते हैं और कौन से गायरेज बी को इनहिबिट करते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि कौन कौन से ए को इनहिबिट करते हैं। तो उनमें से एक है नैलीडेक्सिक एसिड, नैलीडेक्सिक एसिड। दूसरा है क्विनोलोन डेरिवेटिव्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो क्विनोलोन से डेरिवेटिव है वो सारे इनहिबिट करते हैं इसको, गायरेज ए को। फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन, उसके बाद नॉरफ्लोक्सासिन और साइक्लोस्पोरिन, ये सब आपके इनहिबिट करते हैं किसको, डीएनए गायरेज ए को, गायरेज ए सब यूनिट ऑफ गायरेज एंजाइम, ठीक है। और जो गायरेज बी होता है उसको करता है आपका कौन, नोवोबायोसिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। मैंने कैसे याद किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली जो पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन नैलीडेक्सिक एसिड और नोवोबायोसिन पे आते हैं, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था क्योंकि इसमें देखो एसिड नैलीडेक्सिक एसिड, यहाँ पे भी नैलीडेक्सिक एसिड, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है आपका, और यहाँ पे एसिड में भी आ रहा है, तो गायरेज ए। नोवोबायोसिन, यहाँ पे बी आ रहा है तो गायरेज बी, ऐसे मैंने करके याद कर लिया था। बाकी ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके गायरेज बी को सिर्फ नोवोबायोसिन इनिबिट कर रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें ए को करती हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, राइट। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो तो है आपका सिंपल, जल्दी से वो हो जाता है, वो है आपका फोर्थ जो एंजाइम है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB, ठीक है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपको मैंने बता ही दिया था उस टाइम पे, ठीक है। और इसमें से इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि इसकी बाइंडिंग जो होती है वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। मतलब कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब होता है कि मान लो ये है आपका एक SSB, तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब होता है कि एक SSB जब यहाँ बाइंड हो गया तो ये क्या करेगा, दूसरे SSB को बाइंड करने में हेल्प करेगा। ये बाइंड होगा तो तीसरे को हेल्प करेगा बाइंडिंग में, तो एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन बिहेवियर होता है, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये होती है कॉपरेटिव बाइंडिंग, ओके। नेक्स्ट जो आपका एंजाइम है वो है आपका प्राइमेज, प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि इट सिंथेसाइज द प्राइमर, ठीक है। और प्राइमर क्या करता है, प्राइमर दैट प्रोवाइड्स द फ्री 3' OH टू DNA पॉलीमरेज टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। समझ रहे हो इस चीज़ को। आपको फर्स्ट लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन के मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 3' OH ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है नेक्स्ट डीएनटीपी पे, तो नेक्स्ट डीएनटीपी ऐड हो जाता है। तो जब तक 3' OH नहीं होगा तो नेक्स्ट डीएनटीपी ऐड होगी ही नहीं। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो जैसे कि मान लो कि आपका ये है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है और ये खुल गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों डीएनए खुल चुके हैं, अब यहाँ पे नया डीएनए सिंथेसाइज होना है, तो डीएनए पॉलीमरेज आके सिंथेसाइज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ऐड करता है डीएनटीपी। कहाँ पे ऐड करता है वो,
3 प्राइम OH भी तो ऐड करता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो जब यहाँ पे कोई 3 प्राइम OH अवेलेबल होगा ही नहीं तो डीएनए पॉलीमरेज किसके पास डीएनटीपी ऐड करेगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो वहीं पे रोल आता है आपका प्राइमेज का। तो प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज आपका एक यहाँ पे प्राइमर ऐड कर देता है यहाँ पे, और इस प्राइमर में यहाँ पे होता है आपका 3 प्राइम OH ग्रुप, और यही 3 प्राइम OH ग्रुप फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है नेक्स्ट डीएनटीपी पे, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनटीपी ऐड कर पाता है और फिर रेप्लिकेशन होता है। तो ये होता है आपका प्राइमेज का इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो इस चीज को। इट प्रोवाइड्स द इट प्राइमेज एड्स द आरएनए प्राइमर एंड प्रोवाइड 3 प्राइम OH ग्रुप, ठीक है, फॉर अपकमिंग डीएनटीपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में अगर प्राइमेज की बात करें, प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे अब आप ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्राइमेज, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक प्राइमेज में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक प्राइमेज होता है वो आपका ऐड करता है आरएनए प्राइमर, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं वो सारे के सारे होते हैं RNTP, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो प्राइमर ऐड होता है वो आरएनए प्राइमर होता है, लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसी ही जगह से पूछे जाते हैं जहाँ पे हमने सही से पढ़ाई नहीं की होती, ठीक है। और ये एरिया उनमें से एक एरिया है, तो ऐसे कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से और आराम से समझनी चाहिए। तो एक तो बात कर रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक प्राइमर की, और दूसरी बात कर रहे हैं हम यूकैरियोटिक प्राइमेज की, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक प्राइमेज एंजाइम होता है वो आपका ऐड करता है क्या, आरएनए प्राइमर, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड हुए हैं वो क्या है, आरएनटीपी, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, सिर्फ आरएनटीपी होते हैं। लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक प्राइमेज होता है वो आपका ऐड करता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड प्राइमर। ये चीज आप याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है ना, वहां पे जो प्राइमर्स ऐड होते हैं वो कंप्लीटली आरएनए नहीं होते, ठीक है। अगर आपने पहली बार ये चीज समझी है या पढ़ी है तो आपको बता दूं कि वो कंप्लीटली आरएनए प्राइमर नहीं होते, वो हाइब्रिड होते हैं यूकैरियोट्स में आरएनए और डीएनए के, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, गुड। तो और यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RNTP भी है प्लस DNTP भी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक प्राइमेज के बारे में, तो जो आपका प्रोकैरियोटिक प्राइमेज होता है ना वो आपका है मॉडिफाइड RNA पॉलीमरेज। दिस प्राइमेज इज योर मॉडिफाइड RNA पॉलीमरेज, समझ रहे हो। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो वहां आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्वड इन ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, लेकिन वहां पे प्राइमर ऐड नहीं होता, समझ रहे हो। यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, आरएनए, आरएनए प्राइमर ऐड कर रहा है, कौन, प्राइमेज, समझ रहे हो। तो ये जो प्राइमेज है ना, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्राइमेज जो प्रोकैरियोटिक प्राइमेज होता है वो मॉडिफाइड आरएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही तो आरएनए ऐड करता है, और यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, आरएनए प्राइमर, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो यूकैरियोटिक प्राइमेज होता है वो होता है आपका, वो होता है उसका स्पेसिफिक नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये चीज को आप याद रखना, ठीक है, समझ रहे हो, गुड। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो डीएनए सॉरी जो यूकैरियोटिक प्राइमेज है वो आपका ऐड करता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ठीक है। तो कैसे करता है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना जरा। मान लो कि मैं अभी जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, वो बनाने जा रहा हूँ प्राइमेज का, किसका प्राइमेज का, यूकैरियोटिक प्राइमेज, यूकैरियोटिक प्राइमेज का, ठीक है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो होता है कुछ आपका ऐसा, उसमें होते हैं आपके 4 सब यूनिट, 1 2 3 और 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक। तो
जो स्टार्टिंग के जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं आपके RNTP, और जो बाद के कुछ होते हैं वो होते हैं आपके DNTP। तो ये कैसा हो गया आपका RNA DNA हाइब्रिड, ठीक है। और ये जो आपके RNTP होते हैं वो होते हैं आपके 8 to 12 बेस पेयर्स, और जो आपके DNTP होते हैं वो होते हैं आपके अराउंड 20 बेस पेयर्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम आपके सामने आ रहा है और उसका नाम है FEN। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं FEN के बारे में, और इस FEN का नाम है फ्लेविन एंडो न्यूक्लियस। अब इस फ्लेविन एंडो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो इसके पास एक्टिविटी कौन सी होती है पहले वो देख लेते हैं। तो फ्लेविन एंडो न्यूक्लियस के पास दोनों एक्टिविटीज होती है, एंडो एंड एज वेल एज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज होती है किसके पास, FEN के पास, ठीक है। और ये क्या करता है, इट रिमूव्स द DNA RNA हाइब्रिड प्राइमर्स इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमर को जो रिमूव कर रहा है, ये जो प्राइमर आपका ऐड किया है किसने, प्राइमेज ने, इस प्राइमर को रिमूव कौन कर रहा है, FEN, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कौन करता है प्राइमर्स को रिमूव, DNA पॉलीमरेज 1। यहाँ पे कौन कर रहा है, FEN, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमर है वो कैसा है, हाइब्रिड है, और हाइब्रिड प्राइमर को कौन रिमूव करता है, FEN, फ्लेविन एंडो न्यूक्लियस। और इस चीज को आपको याद रखना है, समझ रहे हो, है ना। तो ये था आपका किसके बारे में, प्राइमेज एंजाइम के बारे में। अब लास्ट एक एंजाइम आपका बचा है, वो है आपका DNA लाइगेज। फिर आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। DNA लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, लाइगेट, और बोल सकते हो सील द निक बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो अगर हम बात करें, अब ये लाइगेज दोनों में होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होगा, है ना। तो एग्जाम में ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि लाइगेज का फंक्शन क्या होता है, ना। वो क्या जाएगा कि अगर प्रोकैरियोटिक लाइगेज है, प्रोकैरियोटिक DNA लाइगेज है, तो वहां पे वो किस कोफैक्टर को यूज करता है, और अगर यूकैरियोटिक लाइगेज है तो वो किसको यूज करता है, वहां पे उसका कोफैक्टर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक लाइगेज जो होता है, प्रोकैरियोट्स में जो कोफैक्टर होता है NAD होता है। NAD इज द कोफैक्टर इन प्रोकैरियोट्स लाइगेज। ये चीज आपको याद रखनी है, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में आपका जो ATP होता है, ATP इज द कोफैक्टर इन यूकैरियोट्स, साथ ही साथ T4 बैक्टीरियोफाज में भी, और आर्की में भी, आर्की बैक्टीरिया सुना होगा ना नाम आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया में भी आपका जो कोफैक्टर होता है DNA लाइगेज के लिए, वो क्या होता है आपका ATP, राइट। तो ये आपका था जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं DNA रेप्लिकेशन में, सबके बारे में, राइट। आई होप आपको सारे एंजाइम्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ DNA रेप्लिकेशन। उसमें हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा रेप्लिकेशन विल बी ओवर, देन विल स्टार्ट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।